तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करते हैं शैक्षिक अनुसंधान के अंतर्गत। जो हम मात्रात्मक अनुसंधान पढ़ रहे थे वो मात्रात्मक अनुसंधान कई प्रकार के होते हैं। हमने इसके पहले वीडियो में अध्ययन किया वर्णनात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं। आज हम मात्रात्मक अनुसंधान के एक दूसरे प्रकार के अनुसंधान का अध्ययन करेंगे जिसे हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जानते हैं। वास्तव में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को ही घटनोत्तर अनुसंधान, कार्योत्तर अनुसंधान, पश्चोन्मुखी अनुसंधान, कारणीय तुलनात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के अर्थ की, उसकी परिभाषाओं की, उसकी विशेषताओं की, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसकी क्या लिमिटेशंस होती है और उसके क्या उदाहरण होते हैं या उसे उदाहरणों की सहायता से किस प्रकार से समझा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। यदि हम बात करें एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की तो वास्तव में यह एक लैटिन भाषा का वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं बाद में होने वाली क्रिया। मतलब कोई घटना घटित हो चुकी होती है उसके बाद में उसके कारणों का जो अध्ययन किया जाता है वो हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। यदि अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी हम इसे आफ्टर द इफेक्ट के नाम से जानते हैं। मतलब घटना घटित हो जाने के बाद किए जाने वाला अध्ययन। यदि हम इसका संधि विच्छेद करें तो घटनोत्तर दो शब्दों से मिलकर बना है, घटना प्लस उत्तर। किसी घटना के कारणों को जानने के लिए जो उत्तर दिए जाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, घटनोत्तर कहते हैं। मतलब घटना के आधार पर कारण की खोज करना ही हमारा घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। इस घटनोत्तर अनुसंधान में स्वतंत्र चर पर अनुसंधानकर्ता का कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता है क्योंकि घटना पहले से ही घट चुकी होती है। यह पूर्ण रूप से एक नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है जिसे अप्रयोगात्मक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है, इसमें वर्तमान स्थिति का परीक्षण करके, हमारी जो वर्तमान स्थितियां हैं उनका परीक्षण करेंगे। इसमें वर्तमान स्थिति का परीक्षण करके संभावित कारणों की खोज की जाती है कि इस जो हमारे परिणाम प्राप्त हुए उसके संभावित कारण क्या होंगे। फिर अतीत में वापस लौटकर, मतलब जहां से घटना की शुरुआत हुई है वहां अतीत में वापस लौटकर जो कुछ हुआ था वह क्यों हुआ, ऐसे संभावित कार्य कारण संबंध की स्थापना की जाती है। मतलब पहले घटी हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाता है, या हम ऐसा कहें किसी घटना के घटित होने के बाद में किया गया अध्ययन हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जाना जाता है। यदि हम पूरे को एक साथ लिखें तो एक्स पोस्ट फैक्टो में एक्स का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जब हम कोई घटना का अध्ययन करते हैं तो तात्कालिक परिस्थितियों में उस घटना के क्या इफेक्ट है या क्या प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और इन प्रभावों के क्या काज हैं या क्या कारण है, इन कारणों का अध्ययन करना हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। चूंकि अनुसंधान कई नामों से जाना जाता है इसलिए हम इनके नामों का वर्णन करें तो 1945 में ग्रीनवुड नामक मनोवैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, पीछे की ओर होने वाला अनुसंधान कहा। मतलब वास्तव में इसे क्या कहा गया, पश्चोन्मुखी अनुसंधान कहा गया। 1947 में एफएन कर्लिंगर ने इसे घटनोत्तर अनुसंधान के नाम से जाना। वही 1972 में डियमीटो ने और 1978 में फर्गिसन और क्रोनविच वैज्ञानिक ने इसे सहसंबंधनात्मक या कोरिलेटिव रिसर्च कहा गया। तो वास्तव में इनके विभिन्न नाम विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों या शिक्षाविदों ने दिए। यदि हम बात करें इसकी परिभाषा की तो एफएन कर्लिंगर के अनुसार यदि हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करें या घटनोत्तर के अनुसंधान की बात करें तो वो कहते हैं कि प्रारंभ में जिसे कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन के रूप में जाना जाता था अब उसे ही घटनोत्तर अनुसंधान के रूप में जाना जाता है।
क्या होता है। यह एक व्यवस्थित और प्रायोजित खोज है जिसमें शोधकर्ता का स्वतंत्र चर पर सीधा नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि स्पष्टता पहले ही दिखाई दे चुकी होती है, मतलब घटना पहले ही घटित हो चुकी होती है। यदि हम कर्लिंगर महोदय की बात करें तो कर्लिंगर महोदय ने क्या कहा, स्वतंत्र और आश्रित चरों में बिना मध्यस्थ चर के चरों के मध्य होने वाले संबंधों के विषय में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या घटनोत्तर अनुसंधान कहते हैं। वास्तव में कर्लिंगर महोदय ने सही कहा है। यदि हम एक स्वतंत्र चर लें और एक आश्रित चर लें और स्वतंत्र चर से आश्रित चर के मध्य जो वर्णन या जो उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है उसके लिए एक मध्यस्थ चर की आवश्यकता होती है, तो उन्होंने कहा कि बिना मध्यस्थ चरों के, मतलब किसी भी चर की मध्यस्थता ना हो के विषय के निष्कर्ष निकाले जाते हैं, वही हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें कि हमारे इस एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और समाज के क्षेत्र में इस घटनोत्तर अनुसंधान का बहुतायत से उपयोग किया जाता है। साथ ही इसका दूसरा महत्व है कि किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा या किसी भी विषय में बुद्धि परीक्षण, पारिवारिक वातावरण, विद्यालय के वातावरण या शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो हम कार्योत्तर अनुसंधान का उपयोग करते हैं। वहीं यदि हमें सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना है तो सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए भी हम कार्य कारण तुलनात्मक सहसंबंध की बात करते हैं और वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च कहलाता है। यदि हम बात करें किसकी, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो वास्तव में एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च अपने में बहुत सारी विशेषताओं को समाहित किया होता है। सबसे पहली बात होती है इट इज ए नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, यह एक अप्रयोगात्मक अनुसंधान होता है। क्या होता है सर, इसकी दूसरी विशेषता क्या कहलाती है, इसकी दूसरी विशेषता है कहलाती है कि घटना घटित हो जाने के पश्चात कारणात्मक संबंधों को ज्ञात करना हमारा घटनोत्तर अनुसंधान की विशेषता कहलाती है। तीसरा, घटनोत्तर अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का प्रभाव संभावित कारकों की खोज करता है, मतलब यदि कोई घटना हो चुकी है तो उस घटना के पीछे क्या संभावित कारण होंगे, उन संभावित कारणों की खोज इसकी प्रमुख विशेषता होती है। इस अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का स्वतंत्र चरों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और पांचवी बात की बात करें कि स्वतंत्र चरों के ऊपर, यहाँ स्वतंत्र चर का यहाँ आश्रित चरों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखाई जाता है, बल्कि आश्रित चर के कारणों की खोज की जाती है। मतलब यहाँ सीधे सीधे स्वतंत्र चरों में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसमें किसी भी मैनिपुलेशन या हेर फेर की संभावना नहीं होती है, क्योंकि घटना पहले घट चुकी होती है, हमें उसके कारणों का अध्ययन करना होता है। इस अनुसंधान में यादृच्छिकीकरण का पूर्णतः अभाव होता है। यहाँ इसमें यादृच्छिकरण या रैंडमनेस कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। इसमें किया गया अध्ययन स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, इनके लिए हमें किसी प्रयोगात्मक और नियंत्रित ग्रुप की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार का अनुसंधान जो होता है वो आश्रित चर और स्वतंत्र चर में सहगामी परिवर्तन का निरीक्षण करता है कि स्वतंत्र चर आश्रित चर का स्वतंत्र चरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसका सीधा सहगामी परिवर्तन का निरीक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। इसे पश्चोन्मुखी अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है और इसे कार्य कारण तुलनात्मक अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा जो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च है वो अपने में इतनी विशेषताएं लेकर लिए हुए होता है। जहां इतनी विशेषताएं हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं और कुछ सीमाएं भी होती हैं। सबसे पहले हमारे जो स्वतंत्र चर होते हैं, स्वतंत्र चर का हैंड टू हैंड अभ्यास
नहीं किया जा सकता या उपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब हम इसमें स्वतंत्र चर का किसी भी प्रकार का कोई उपयोग नहीं करते हैं। दूसरी मुख्य बात, सैंपलिंग को यादृच्छिकृत ना करने की शक्ति होती है। मतलब यदि हम पूर्ण जनसंख्या की बात करें या सैंपलिंग की बात करें तो उसमें इसका कोई यादृच्छिकरण नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण करने में यह असमर्थ होता है। हमें तो सिर्फ यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाते हैं, हमें परिणाम प्राप्त हो जाते हैं जिनके कारणों का अध्ययन करना होता है। यह जो अनुसंधान होता है वो कार्य कारण संबंध का शुद्ध अध्ययन नहीं करता है। मतलब कार्य और कारण के बीच का सहसंबंध है उसका शुद्ध अध्ययन कर पाना संभव नहीं होता है। हमारा जो घटनोत्तर अनुसंधान होता है इसमें परिणामों की गलत विवेचना का जोखिम होता है। मतलब चूंकि हमारा कोई घटना घटित हो चुकी है और जो हमारे परिणाम प्राप्त हो चुके हैं उसके कारण क्या है, सही कारणों की यदि खोज हो जाए तो हमारा अनुसंधान सही होता है, अदरवाइज इसमें हमें क्या होता है, परिणामों की गलत विवेचना का जोखिम भी उठाना पड़ता है। यदि हम बात करें इसमें संयोगीकरण की शक्ति का अभाव होता है। सातवीं लिमिट क्या होती है इसकी, कि इस प्रकार के अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता परिणाम विश्वसनीय और वैध परिणामों का अभाव होता है। मतलब इस अनुसंधान से प्राप्त जो परिणाम होते हैं उनमें कोई बहुत अधिक विश्वसनीयता या वैधता नहीं होती है। यदि हम इसके मूल्यांकन की बात करें और यदि हम घटनोत्तर और प्रायोगिक अनुसंधान की बात करें तो प्रायोगिक अनुसंधान की तुलना में घटनोत्तर अनुसंधान एक निकृष्ट अनुसंधान होता है, किंतु ये निकृष्ट होने के बाद भी इसका अपना खुद का क्या होता है, एक इंपॉर्टेंस होता है, अपना खुद का एक महत्व होता है। जहां प्रयोगात्मक अनुसंधान जो होता है वो अच्छा और उपयोगी होता है, वहीं पे यदि हम किसकी बात करें, यदि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च की बात करें तो यह केवल सह संबंधात्मक अनुसंधान की कैटेगरी में आता है जहां कार्य कारण तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। यदि हम किसकी बात करें, यदि हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के उदाहरणों की बात करें तो सबसे अच्छा उदाहरण हम देखते हैं, हम दो ग्रामीण विद्यालयों की तुलना, एक ही ग्रामीण विद्यालयों का दो विभिन्न सनों में या दो विभिन्न परिस्थितियों में अध्ययन करते हैं। हमने देखा कि सन 2000 में उस ग्रामीण विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 10 थी, वहीं पे 2010 में वहां पर जो विद्यार्थियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई। मतलब इस तरीके से 2010 से 2000 से सन 2000 से 2010 के बीच में 70 विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि कैसे हुई, ये काज या कारणों का हमें पता लगाना था। हमने देखा कि सरकार ने अपनी भावी योजनाओं जैसे मिड डे मील और यूनिफॉर्म वितरण किया। निश्चितः काज या कारण क्या होंगे, काज या कारण रहे होंगे कि उन ग्रामीण जनों के बीच जो पालक गण थे, पालक गणों के पास अपने विद्यार्थियों के लिए कपड़ों या यूनिफॉर्म का अभाव था। और दूसरी बात क्या थी, शायद उस गांव में भिखमरी की समस्या थी। ये दोनों ही हमारे स्वतंत्र चर थे। यदि इन स्वतंत्र चर को फैक्ट के रूप में जब हमने एमडीएम और यूनिफॉर्म वितरण को किया तो हमारे परतंत्र चर जो हुए वो क्या हुए, छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई। इस प्रकार से हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को समझ सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि घटनोत्तर अनुसंधान कब होता है, घटनोत्तर अनुसंधान घटना घटित हो जाने के पश्चात उस घटना के पीछे जो कारण हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो घटनोत्तर अनुसंधान कहलाता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में